जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का राज हिंद एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं राज सर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग चलते हैं, फिर से शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। कल हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा था जो है वो वर्णमाला से, वर्णमाला का जो पहला चरण था वो था स्वर। तो स्वर को हमने देखा किस तरह से जो है टोटल उनकी संख्या 11 होती है और 11 को कैसे जो है 3 भागों में बाँटा जाता है। ह्रस्व स्वर और आपका संधि स्वर होता है और तीसरा आपका प्लुत स्वर होता है। तो देखा गया जो ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है वो 4 होती है और हमारे जो संधि स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 7 और फिर सातों को जो है 2 भागों में बाँटे थे हम जो है। पहला हमारा था मूल दीर्घ स्वर, दूसरा हमारा था जो है संयुक्त स्वर। तो इस तरह से हमने अलग-अलग ढंग से जो है पढ़ा जो है स्वर को जो है। चलते हैं एक बार फिर हम लोग जो है इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। राजेंद्र एजुकेशन चैनल के माध्यम से जो है मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है इस समय अपने घरों में होंगे और अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन की जो हालत है इससे जो है भारत सरकार लड़ रही है और वो सिर्फ हम जैसे लोगों के भरोसे। तो हम लोगों से जो है यही सरकार की उम्मीद है कि हम लोग अपने घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बाहर बिना काम से नहीं निकलेंगे। लेकिन हम लोग अपने घरों में रहेंगे जो है, तो घर पर टाइम पास नहीं करेंगे, घर पर टाइम पास नहीं करेंगे, घर पर हम लोग पढ़ेंगे जो है। तो इस चैनल के माध्यम से जो है हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग फिर से। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था जो है वो स्वर पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। मैंने जो है जब कल बताया था आप लोगों को जो है, तो टोटल जो है वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो होती है, वो होती है 52। 52 होती है टोटल जो है वर्णों की संख्या जो होती है, वो होती है 52 और 52 में जो है पहला भाग हमने बताया था आप लोगों को स्वर, दूसरा क्या था आपका व्यंजन। पहला हम लोग पढ़े थे स्वर, तो स्वर की संख्या जो होती है वो 11 होती है और 11 को जो हम लोगों ने 3 भागों में बाँट के पढ़ा था जो है। पहला हमने पढ़ा था जो है हरस, दूसरा हमारा था जो है संधि स्वर और तीसरा जो हमारा था वो था हमारा प्लुत स्वर जो है। तो इसकी संख्या हमने 4 पढ़ी थी, इसकी संख्या हमने 7 पढ़ी थी और इन्हीं दोनों को हमको पढ़ना होता है। हमको इसको जो है नहीं पढ़ना होता क्योंकि ये हमारे संस्कृत में आता है। लेकिन जब पूछा जाएगा स्वरों को कितने भागों में बाँटा गया तो हम 3 बताते हैं जो है। इसमें से आपका ह्रस्व स्वर होता है, इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद हमारा होता है संधि स्वर, जिनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसको हम लोगों ने बखूबी ढंग से कल हम लोगों ने पढ़ दिए थे जो है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे व्यंजन को। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यंजन को पढ़ेंगे और देखते हैं व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इनको कितने भागों में बाँटा गया है, इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, हमको उन प्रश्नों पर ध्यान देना होगा। चलिए हम देखते हैं पहले आज दूसरे नंबर पर जो हमारा है व्यंजन। व्यंजन इनकी संख्या हमने बताया था जो टोटल वर्णमाला में अगर हमारे पास 52 टोटल वर्ण होते हैं, 52 में से हमारे पास जब 11 निकल जाते हैं तो बचते हैं हमारे पास कितने? 41 बचते हैं। आज हम इन्हें 41 को बताएंगे जो है किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं अलग-अलग ढंग से। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो हमारा आता है व्यंजन में जो है वो आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, वो कौन-कौन हैं? तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या होती है 25 होती है। अब 25 होती है तो कहाँ से हम शुरुआत करें और हम कहाँ तक लेके जाएँ? तो हम शुरुआत करते हैं का से और का से लेकर के माँ तक। का से माँ तक जितने भी वर्ण होते हैं वो सब किस में आते हैं? वो सब स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब देखेंगे जो है अब का से लेकर के माँ तक यानी का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, यही सब जो हमारे 25 वर्ण होते हैं ये सब स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जब हम किसी भी वर्ण को जो है जब हम अंदर से बाहर की तरफ निकालते हैं तो हमारी जिह्वा कहीं न कहीं स्पर्श करती है, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। आगे दूसरा जो हमारा होता है ये हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4। अब 4 होती है तो 4 हैं कौन-कौन लोग? तो 4 ये होते हैं आपके पास या, रा,
ला और वा। ये 4 ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको कहते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। आइए अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन जो है। अब इसके बाद हमारे पास जो होते हैं, अगला जो हमारा तीसरा होता है वो हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब 4 होती है तो चारों हैं कौन कौन? वो होते हैं आपके पास, ये एक तालव्य सा होता है, एक आपका मूर्धा सा होता है, एक आपका दंती सा होता है और एक आपका हा होता है। ये 4 ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने होती है, ऊष्मा यानी गर्मी, यानी ऐसे वर्ड जब हम निकालते हैं इन चारों को तो हमारे मुख से जो है गर्मी आती है, यानी थोड़ा सा वायु जो होती है वो थोड़ी सी गर्म की तरह होती है। गर्म इसलिए होती है, ये जो है ऊष्म जो है, ये व्यंजन जो है थोड़ा सा संघर्ष करके आते हैं। इनको और भी कहा जाता है, इनका एक नाम होता है, इनका एक और नाम है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्या? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब ऊष्म संघर्ष का मतलब क्या होता है? ये जब भी निकलते हैं मुंह से जो है तो संघर्ष करके निकलते हैं, मेहनत करके निकलते हैं, और जब आदमी मेहनत करता है तो गर्मी अपने आप आती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अब देख रहे हैं हम जो है हमारे पास जो टोटल जो कलेक्शन हुआ है, और टोटल कलेक्शन हम जब देखेंगे तो 25 हमारे पास स्पर्श व्यंजन है, 4 हमारे पास अंतस्थ व्यंजन है और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन है। जब इन 4 तीनों को जोड़ा जाएगा संख्या हमारे पास हो जाएगी कितनी? 33 होती है। कितनी संख्या होती है? 33 होती है। इन 33 को ही हम कहते हैं मूल व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं मूल व्यंजन। और यही 33 जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे मूल व्यंजन। यानी ये हमारा जो होता है इसकी संख्या 25 होती है, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये टोटल हमारे पास हो जाते हैं 33। 33 जो है यही हमारे क्या है? ये हमारे मूल व्यंजन है। ये हमारे क्या हैं? यही हमारे मूल व्यंजन होते हैं। परीक्षा में पूछेगा जो है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो हम कितना बताएंगे? 33 होती है। अगर उनमें से पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो हम क्या बताएंगे? 25 होती है। अगर पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं या उनकी संख्या कितनी होती है तो हम बताएंगे या, रा, ला और वा। ये ऐसे 4 व्यंजन होते हैं जिनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद अगर पूछे आपसे कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या कितनी होती है? 4। और है कौन कौन वो? ये आपके पास एक तालव्य सा होता है, दूसरा आपका मूर्धा सा, तीसरा आपका दंती सा और चौथा आपका हा। यानी ये 4 वर्ड जब निकलते हैं अंदर से तो संघर्ष करके निकलते हैं, मेहनत करके निकलते हैं। इनको हम कहते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ये हमारे पास जो टोटल होते हैं 3 भाग में जो डिवाइड किया गया है, ये हमारे पास 33 होते हैं। इन 33 को हम लोग मूल व्यंजन कहते हैं। क्यों मूल व्यंजन इनको कहते हैं? जैसे हमने स्वर में पढ़ा था तो मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, लेकिन जब व्यंजन में हम पढ़ेंगे तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर जो आपके पास 4 थे वो जड़ थे, वो मुख्य थे, वो मूल थे, क्योंकि वो किसी के मोहताज नहीं थे, वो खुद बने हुए थे। लेकिन ये हमारे पास जो व्यंजन है ये सिर्फ अगर बने हैं तो मैंने बताया था कि वो 4 लोगों की वजह से 11 लोगों का निर्माण होता है और उन 11 लोगों की वजह से इन व्यंजनों का निर्माण होगा। तो ये जो हमारे पास 33 व्यंजन हैं, अगर ये किसी का सहारा लिए हैं, उन स्वरों का सहारा लिए हैं, उन स्वर की सहायता से इन व्यंजनों का निर्माण होता है, वो संख्या कितनी होती है? 33। इसके बाद जो व्यंजन हमारे पास होंगे वो जो है किसी एक व्यंजन से उनका निर्माण नहीं होता है, वो एक व्यंजन किसी और व्यंजन का सहारा लेते हैं या किसी और स्वर का सहारा लेते हैं और या तब जाकर के उनका निर्माण होता है। अब देखेंगे जो हमारा चौथा नंबर होता है, वो चौथा हमारा जो है वो हमारा है संयुक्त व्यंजन। वो हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। अब देखिए जैसे हमने स्वर में पढ़ा था संयुक्त स्वर, तो वो 2 स्वर अलग अलग जातियों के मिलने के बाद जो बने थे उनको हम कहते थे संयुक्त व्यंजन। और यहाँ पर देखेंगे 2 ऐसे व्यंजन होंगे जो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर के बने होंगे तो उनको कहेंगे हम संयुक्त व्यंजन। उनकी संख्या कितनी होती है? वो 4 होती हैं। वो 4 कौन कौन है? छ, त्रा, ज्ञा और क्या? स्रा। ये 4 ऐसे लोग हैं जो अकेले इनका निर्माण नहीं होता है, ये स्वर के साथ साथ जो है ये लोग व्यंजन का भी सहारा लेते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे ये छत का निर्माण होता है
का और सा से। देखिए दो अलग अलग व्यंजन है, इसमें स्वर तो है नहीं है, स्वर इस सा में लगा हुआ है क्योंकि देखिए आधा है, ये आपके पास अक्षर है, इन अक्षरों का जो निर्माण हुआ है सिर्फ आधे का से हुआ है, इसमें स्वर नहीं है। लेकिन जब हम देख रहे हैं सा, जो बीच वाला सा है यानी आपका मूर्धा वाला सा है, इस सा में जो है आ लगा हुआ है। जैसे देखो हमने उस व्यंजन में पढ़ा था ना सा, देखो ये मूल व्यंजन में आता था, इस सा के साथ जो है आ लगा हुआ है, यानी एक आपके पास वर्ण है का, दूसरा वर्ण आपके पास है सा, और उसमें क्या लगा हुआ है आ। यानी इसमें जो है दो व्यंजन के साथ साथ एक स्वर का प्रयोग किया गया, इसलिए जो है इसमें जब एक से अधिक लोग मिलते हैं और अलग अलग जातियों के लोग रहेंगे तो कहा जाए क्या, संयुक्त कहा जाता है। इसलिए जो है इनका निर्माण होता है दो लोगों से मिलकर के। अब देखेंगे हम त्रा, त्रा का जो निर्माण होता है वो आधा ता और रा से होता है। अब देखिए ता जो है एक अलग व्यंजन है, रा आपका अलग व्यंजन है, इस रा में एक आ लगा हुआ है, रा में आ लगा हुआ है। देखिए रा आपने पहले ही लिख दिया है क्योंकि ये मूल व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, तो मूल व्यंजन का निर्माण होता है स्वर की सहायता से, तो रा में जो है स्वर लगा हुआ है, यानी एक स्वर लगा हुआ है, एक अलग से व्यंजन आपके पास रा है, एक अलग से ता है आपके पास, तो दो अलग अलग जो है व्यंजनों से जिनका निर्माण होता है उनको कहते हैं हम लोग क्या, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हमारे पास ये था। अब देखेंगे जा का निर्माण कैसे होता है। ये आधा जा और या से बनता है। अब यहाँ भी देख रहे हैं एक जा अलग वर्ण है, यहाँ अलग वर्ण है, और यहाँ देखिए आपके पास मूल व्यंजन में आता है, यानी आपका का से लेकर के माँ वाले श्रेणी में चला जाता है। तो ये दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर के बने हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे, संयुक्त कहलाएंगे। अब देखेंगे हम लोग स्रा, अगला हमारा क्या है, स्रा है। अब देखेंगे स्रा का जो निर्माण होता है, ये देखिए आधा ताला बसा से होता है और रा से होता है। देख रहे हैं इसमें भी दो ऐसे हैं, यानी एक आपका सा पहले इसमें है, दूसरा रा आपका इसमें भी पहले है, यानी दो ऐसे अलग अलग व्यंजन हैं जिन व्यंजनों से निर्माण क्या हो रहा है, इन संयुक्त का निर्माण होता है। तो ये जो है आपके पास चार जो हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन ये मूल व्यंजन नहीं कहलाते हैं। परीक्षा में इनका क्वेश्चन अलग से बनता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो कौन कौन से हैं। तो चार ऑप्शन रहेगा आपके पास, उसमें से एक संयुक्त व्यंजन रहेगा, कहेगा इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, या फिर इसमें से जो है तीन रहेंगे, एक कोई आपके मूल व्यंजन का रहेगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आप लोग बड़े खूबी से आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे। अब देखिए इनकी संख्या हो गई, चार हो गई। अब अगला देखेंगे, अगला पढ़ेंगे हम लोग जो है 5वां नंबर जो हमारा होगा वो हमारा है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं हम लोग द्विगुण व्यंजन, और इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं हम लोग नवीन व्यंजन। एक नाम और है इसका जो है, जिसको हम कहते हैं ताड़नजात व्यंजन। अब देखिए एक ऐसा व्यंजन है जिनको हम चार चार नामों से जाने जाते हैं। तो परीक्षा में एक प्रश्न बन सकता है, ये चार में से तीन ऑप्शन लिखा रहेगा, एक ऑप्शन कोई और रहेगा, और कहा जाएगा इनमें से कौन सा जो है इसमें से भिन्न है, का कौन सा अलग है। इस तरह से प्रश्न बनाने का जो एक तरीका होता है जो है कुछ नया किया जाता है जो है। तो इसमें से जो है जो दो अपव्यंजन है उनकी संख्या दो होती है, वो होती है ड़ा और ढा। देखिए इनके नीचे क्या लगी रहती है, बिंदी लगी रहती है। देखिए इसकी तरह जो है हम लोग जो है स्पर्श व्यंजन में पढ़ चुके हैं डा और ढा, लेकिन ये डा और ढा नहीं है, इनके नीचे नुक्ता यानी बिंदी लगी हुई है। और हम जानते हैं कि हिंदी में अगर एक भी बिंदी लगी हुई है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ मतलब होता है। हिंदी वर्णमाला में एक भी वर्ड, एक भी अक्षर बिना काम के नहीं होते हैं, इसमें कोई साइलेंट वर्ड नहीं होता है। अगर इसमें एक बिंदी लगी हुई है कहीं तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, उसका उच्चारण हमको करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं इसके पहले हम लोगों ने दो वर्ड पढ़ा था, डा और ढा पढ़ा था। बिल्कुल देख लीजिए इसी की तरह बिल्कुल दोनों लोग हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ इसके नीचे बिंदी नहीं है, इनके नीचे बिंदी है। तो इसका उच्चारण हम लोग अलग ढंग से करेंगे, इनका उच्चारण हम लोग अलग ढंग से करेंगे। इनका मतलब कुछ और होता है, इनका मतलब कुछ और होता है। तो ये दो हमारे पास और व्यंजन है जिनको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसमें दो गुण है, अभी हम बताएंगे इसमें से कौन कौन से गुण हैं। इसको नवीन व्यंजन भी कहा जाता है, इनको ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखेंगे इनकी संख्या होती है कितनी, दो होती है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक छठा नंबर पे जो है वो हमारा होता है आगत व्यंजन। कौन सा, आगत व्यंजन। एक नाम और इसका होता है, ये कहते हैं हम लोग विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन यानी इसका मतलब होता है कि ये अपने देश का वर्ड नहीं है, लेकिन हमारे हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इनको कहते हैं क्या, ये विदेशी व्यंजन है,
यानी ये आगत व्यंजन है, ये कहीं से आए हुए व्यंजन है जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। उनकी संख्या होती है 2। वो कौन-कौन है? वो ज़ा और फ़ा है। ज़ा और फ़ा, यानी देखो जा और फ़ा ये 2 वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं स्पर्श व्यंजन में। लेकिन देखिए उनमें क्या था, उनमें जा और फ़ा में कोई नुक्ता नहीं था, कोई बिंदी नहीं थी, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो जा और फ़ा पढ़ रहे हैं। देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं, हमने पहले बता दिया कि हिंदी में अगर एक भी बिंदी अगर कहीं भी लगी हुई है तो उसका उच्चारण हमको करना पड़ेगा। इसको हम पढ़ेंगे जा, इसको पढ़ेंगे हम फा, इसको पढ़ेंगे हम ज़ा, इसको पढ़ेंगे हम फ़ा। देखिए दोनों में अंतर है, अगर हम उच्चारण इसको नहीं कर पाएँगे तो इसका मतलब हमको उच्चारण करने नहीं आता है, हम उस बिंदी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम उस बिंदी का को मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। ये जा है, ये फा है, ये ज़ा है और ये फ़ा है। ये दोनों में अंतर होता है, थोड़ा-सा उच्चारण करेंगे जो है इसके दिल से आवाज़ आती है ज़ा और फ़ा की, ठीक है? तो ये हमारे जो 2 होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। अब ज़रा देखिए काउंट करिएगा आप। अब आप इन वर्डों को काउंट करेंगे, देखेंगे संख्या कितनी हो रही है। क्या हम इनको व्यंजन नहीं कहेंगे? क्या हम संयुक्त को व्यंजन नहीं कहते हैं? क्या हम आगत को व्यंजन नहीं कहते हैं? कहते हैं। जब कहते हैं, जब नाम व्यंजन का आता है तो व्यंजन का एक परिवार है, इनकी संख्या कितनी हो जाती है? टोटल 41 हो जाती है। तो पूछेगा परीक्षा में प्रश्न अलग-अलग तरीके से। स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछेगा तो आप 25 बताओगे। अगर आपसे संयुक्त पूछेगा आप बताओगे 4 है। अगर आपसे स्पर्श अंतस्थ पूछेगा तो आप 4 बताओगे। अगर आपसे ऊष्म पूछेगा तो आप 4 बताओगे। कौन-कौन है? देखिए अलग-अलग हैं, अलग-अलग नामों से भी जाने जा रहे हैं। तो अगर हम काउंट करेंगे, देखेंगे संख्या हमारे पास कितनी होती है? 2, 2 4, 4 8 4 12 4 16 और 16 25 कितना होता है? 41। ये देखिए टोटल 33 हमारे पास पहले हैं, 3 4 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 37, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 39 और फिर 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 41। अब देखो 41 हमारे पास टोटल हो गए कि नहीं? व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 41। अच्छा, अब देखिए जो है परीक्षा में कभी-कभी प्रश्न पूछा जाता है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। पूछा जाएगा परीक्षा में कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अब आपके पास ऑप्शन होंगे, 33 होते हैं कि 35 होते हैं कि 36 होते हैं कि 40 होते हैं। अब देखिए, उसमें अगर आपने 33 कहा है, 35 तो होते नहीं हैं, है कि नहीं? 40 तो होते नहीं हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास आंसर क्या सही होगा? 33 सही हो जाएगा। यानी इसको कहने का मतलब क्या है कि उसको पूछना चाहिए था कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब आंसर देने में किसी भी विद्यार्थी को कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर 33 पूछेगा तो इसका मतलब स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को मिला करके पूछ रहा है, तो आप बताएँगे आप मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। अब देखिए, तीनों के बाद अगर चौथा चीज़ है संयुक्त व्यंजन को भी वो जोड़ दिया है, तब संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 37 हो जाती है। यानी जब 2 व्यंजन को मिलाएँगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 33। यानी हम जब स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को जोड़ेंगे तो संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 33। लेकिन जैसे ही हम संयुक्त व्यंजन को जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 और बढ़ जाते हैं, तब संख्या हमारी हो जाती है 37। अब देखिए 2 व्यंजन को अगर और जोड़ देता है, यानी उच्छिष्ट व्यंजन को जोड़ देगा, तो हमारे पास कितनी संख्या हो जाएगी? 39। तो परीक्षा में कभी-कभी 39 भी सही करता है, कभी-कभी 37 भी सही करता है और कभी-कभी 33 भी सही करता है। इसका मतलब ये होता है, अगर 33 पूछा गया है, तो इन 2 लोगों को नहीं जोड़ा गया है। अगर आपसे 37 पूछा गया है, तो इसके बाद वालों को नहीं जोड़ा गया है। अगर 39 पूछा जा रहा है, तो इसके बाद वालों को नहीं जोड़ा गया है। अगर 41 पूछा गया है, तो इसका मतलब सबको जोड़ दिया गया है। अब इसमें 2 व्यंजन को हम और जोड़ देंगे, जो हमारे आगत व्यंजन होते हैं, तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 41 की। तो ये देखिए परीक्षा के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, ये हम जब सब जानते रहेंगे, तो चाहे जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, हम उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास व्यंजनों की संख्या हो गई टोटल 41 जो है, अलग-अलग तरीके से हम लोगों ने जान लिया है। अब इसमें कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनको अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे अभी आप लोगों से। अब देखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग जो है, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे इसको अच्छे तरीके से। अब देखेंगे जो है कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका अलग-अलग नाम है। जैसे हमने पढ़ लिया जो है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है हमारे पास जो है 25, तो उसमें से जो भी व्यंजन हमारे पास होंगे का से लेकर के माँ तक, उन सब का नाम होता है स्पर्श व्यंजन। लेकिन उसमें से 4 ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका नाम और भी कुछ होता है, स्पर्श के साथ जुड़ा होता है। वो पहला नाम हमारे पास क्या होगा जो है, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब देखिए सबसे पहली बात देखिए, हम कह रहे हैं क्या? स्पर्श। स्पर्श में हमारे पास केवल 25 वर्ड ऐसे थे,
केवल 25 वर्ण थे। उन 25 में ऐसे कितने हैं जो स्पर्श तो है ही है, लेकिन वो संघर्ष करने के बाद निकलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था जो है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो स्पष्ट बात थी, ऊष्म और स्पर्श में अंतर होता है। तो स्पर्श व्यंजन हमारे पास है 25, उस 25 में ऐसे कितने व्यंजन हैं जो संघर्ष करने के बाद निकलते हैं, तो हम बताएंगे उनमें से होता है, एक हमारा चा होता है, एक हमारा छा होता है, एक हमारा जा होता है, एक हमारा झा होता है। ये 4 ऐसे व्यंजन होते हैं जो स्पर्शी तो हैं, लेकिन ये संघर्ष करने के बाद निकलते हैं, यानी इनको निकालने में जो है हमको कठिनाई होती है, हमको मेहनत करना पड़ता है, हमारे जीव को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये कौन कौन होते हैं? चा, छा, जा, झा। चाहे तो बोल के देख लीजिए, का, खा, गा, घा, गा, कोई संघर्ष नहीं किए। लेकिन चा, छा, जा, झा, ये 4 वर्ड बोलने के लिए हम हमारे जीव को जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के निकलते हैं। इनकी संख्या होती है 4। इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे पूछ लीजिएगा परीक्षा में, निम्न में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास हो जाएगा सा, दूसरा ऑप्शन आपके पास हो जाएगा का, तीसरा ऑप्शन आपके पास हो जाएगा झा, और चौथा ऑप्शन आपके पास हो जाएगा हाँ। अब देखिए, ऐसे समय में जो है आप क्या आंसर क्या होगा, पूछा क्या गया है, निम्न में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब देखिए, अब हमको खोजना इसमें है, स्पर्श की बात कर रहा तो स्पर्श वाले व्यंजन कौन कौन से इसमें से हैं, तो हम देखेंगे ये सा है आपका, ये ऊष्म व्यंजन है, ये हो नहीं सकता है। देखेंगे ये जो आपका हा है, ये भी ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आता है, ये भी नहीं होगा आपका। अब ऐसे देख रहे हैं जो का और झा है, ये दो स्पर्श व्यंजन हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजन में जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपका एक का जो है ये सिर्फ स्पर्श व्यंजन होता है, लेकिन आपका जो झा है ये आपका स्पर्श तो है ही है, लेकिन स्पर्श के साथ साथ क्या है, ये संघर्षी भी व्यंजन होता है। इस तरह से हमने देखा जो है कि स्पर्श में भी जो है 4 ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको हम कहते हैं क्या, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आगे देखेंगे हम, कुछ और व्यंजन हमारे पास होते हैं जिनको और नाम से जाना जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो 4 होते हैं आपके पास, वो कौन कौन से हैं, वो चा, छा, जा और झा, इनकी संख्या 4 होती है। अब देखेंगे आगे जो है कुछ और ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे देखिए आपका हो गया, पूछेगा जो है अर्ध स्वर वर्ण है। अब देखो, अर्ध स्वर वर्ण जो होते हैं वो होते हैं आपके पास अर्ध स्वर, यानी आधे स्वर हैं और आधे व्यंजन हैं, यही कहेंगे उसको ना। वो आपके पास देखो होते हैं क्या, या, रा, ला और वा, ये तो होते हैं 4, होते हैं 4, लेकिन 2 इसमें से ऐसे होते हैं जिनका नाम अलग से और रखा गया है, इसलिए जब 2 हट जाते हैं तो बचते हैं 2, जब 2 बचेंगे जो है तो उन्हीं को कहा जाएगा अर्ध स्वर वर्ण जो है। इसे देखा जाए तो ये चारों होते हैं। जैसे हम जब हम संधि पढ़ेंगे देखेंगे क्या जो है, या जहाँ पर रहेगा उसको हम ई कह देते हैं, यानी ई में कन्वर्ट होता है। जहाँ पर रा होता है वो री में कन्वर्ट होता है, जहाँ पर ला होता है वो री में बदलता है, और जहाँ पर वा होता है वो ऊ में बदलता है। देख रहे हैं तीन चारों, ये जो चारों हमारे पास हैं ये क्या है, ये स्वर है, और ऊपर जो चारों हमारे पास है क्या, वो व्यंजन है। यानी ये आधे क्या है, स्वर हैं, और आधे क्या है, व्यंजन है। लेकिन इसमें से 2 ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अलग से और भी नाम है, यानी इस अर्ध स्वर के बाद नाम है, उन 2 को हटाने के बाद बचेंगे 2 जिनको हम कहेंगे क्या, अर्ध स्वर वर्ण। तो अर्ध स्वर वर्ण की संख्या में जो आएंगे आपके पास वो आएंगे या और वाह, सिर्फ 2 ही बचेंगे। तब जब 2 बचेंगे जो है तो ये आ जाएगा अर्ध स्वर वर्ण। अब इसमें से जो 2 छूट गए हैं उनका नाम कुछ और होता है वर्णमाला में, देखेंगे। जैसे हमारे पास होता है ला, ये जो ला वर्ण होता है इसका कुछ और नाम होता है। और जो हमारे पास चौथा होता है, जो हमारे पास होता है रा, ये कुछ और होता है। अब देखेंगे जो है
जो ला हमारे पास होता है ये हमारा है पार्श्विक। ये हमारा क्या है, इसको कहते हैं हम लोग पार्श्विक। ये पार्श्विक वर्ण होता है। और जो रा हमारा होता है ये हमारा होता है प्रकंपित, और इसको कहते हैं हम लोग लुंठित। और इसको कहते हैं हम लोग कंपन जात। क्या, कंपन जात। ये देखो रा को हम लोग कई नाम से जानते हैं। ला को हम लुंठित भी कहते हैं, ला को प्रकंपित भी कहते हैं, रा को हम कंपन जात भी कहते हैं। लेकिन ला एक ऐसा वर्ण होता है जिनको हम कहते हैं क्या, पार्श्विक कहते हैं। देखिए ये जो रा और ला दोनों अर्धस्वर में थे, दोनों अंतस्थ व्यंजन थे, लेकिन इसका नाम कुछ और होता है, यानी इसको कहते हैं हम लोग पार्श्विक, इसको कहते हैं हम लोग प्रकंपित या लुंठित। अर्धस्वर कितने हमारे पास हो गए, या और वा। और ये देखिए हमारे पास क्या हो गए, स्पर्श जो संघर्षी व्यंजन है वो चा है, छा है, जा है और झा है। अब देखेंगे पांचवा, हमारे पास तीन जो है सा होते हैं, तीन सा होते हैं। तीनों सा का अलग अलग नाम। देखिए अगर एक ही सा होता जो है तो हमारा जब तीनों सा का मतलब एक ही होता तो हमारे पास जो है तीन सा आने की क्या जरूरत होती, तो एक ही सा से हमारा काम चल जाता। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास तीन सा है और एक हा है, इनका भी नाम अलग अलग है। अब देखेंगे जो हमारे पास जो पहला वाला सा है इसको हम लोग बड़ा सा कहते हैं, जिसको हम लोग बचपन से ही बड़ा सा कहते हुए आ गए हैं। ये बड़ा सा नहीं है बल्कि इसका नाम सा है। तीन सा है, तीनों सा का उच्चारण तीन जगह से होता है, और तीन जगह से होता है तो तीनों का अर्थ भी कुछ अलग होता होगा। एक सा का उच्चारण होता है ताल से, तो हम कहेंगे सा। दूसरे सा का उच्चारण होता है मूर्धा से, तो हम कहेंगे सा। और तीसरा सा जो होता है उसका उच्चारण होता है दंत से, तो हम कहते हैं उसको सा। अब ये तीनों जो होते हैं सा अलग अलग, इसको कहेंगे हम लोग तालव्य सा। जो हमारे पास पांचवा होता है उसको हम कहते हैं ये वाला सा, इसको कहते हैं हम लोग मूर्धा सा। अब हमारा जो छठा होता है वो हमारा होता है ये सा, जिसको हम लोग कहते हैं दंत सा। क्या कहते हैं, दंत सा। ये देखो तीनों का नाम अलग अलग है। इसके बाद बात तो ये है जो सातवां हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं हा, इसका भी अलग से एक नाम है। परीक्षा में इससे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि हा को किस और नाम से जाना जाता है। तो हा को जो है दो तरीके से नाम है, जिसको कहते हैं हम लोग काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण, या इसको कहते हैं हम लोग जो है स्वर यंत्री। स्वर यंत्री वर्ण, यानी तो कहें तो काकल्य वर्ण कहें, या हम क्या कहते हैं इसको स्वर यंत्री कहते हैं। तो इतने ऐसे कुछ वर्ण होते हैं जिनका अलग से भी नाम है, और परीक्षा में अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके पास जो हो गए हैं, देखिए सा आपका है तालव्य है, जो मूर्धा सा है ये आपका दंती सा है, ये आपका काकल्य वर्ण है, या आपका स्वर यंत्री हा है जिसको कहते हैं लोग। अब देखेंगे हमारे पास जो हमारे पास चार संयुक्त व्यंजन थे, उनसे परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है। संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन थे वो हमारे पास थे छ, त्रा, ज्ञा और क्या, स्रा। ये चार ऐसे वर्ण होते हैं जिनको संयुक्त कहते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, परीक्षा में इसको कई बार पूछा गया है कि ये जो छत्र है इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण जो होता है वो का से होता है, और का आधा होता है। ये का अक्षर से होता है, और इसमें जो है मूर्धा सा पूरा होता है, इससे इसका निर्माण होता है। तो ये आपका हो गया। अगला जो हमारा होता है वो आधा ता से होता है और रा से होता है त्रा का निर्माण। और जो हमारा ज्ञा होता है ये हमारा जा प्लस या से होता है, और जो हमारा ये स्रा है ये हमारा जो है आधा तालव्य सा, और ये जो है रा से होता है। अब देखिए
हम लोग इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। देखो, जिन जिन वर्णों से मिलकर के किसी वर्ण का निर्माण होता है उसी को हमको बोलना होता है। अब देखिए, आधा का है और ये सा है, तो हमारे मुख से उच्चारण क्या निकलना चाहिए था? का। और फिर इसके बाद सा, तो हम क्या कहेंगे? क्षा। यानी का भी हमारे मुख से निकलना चाहिए और सा कहेंगे कक्षा, कक्षा, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना कक्षा। ये कक्षा नहीं लिखा गया है। ये देखो का है, इसको हम कहेंगे का, पूरा हो गया। इसके बाद फिर इसमें जो है आधा का है, इसके बाद सा है, सा पे एक मंत्र है, तो हमको ये पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे कक्षा। क्या है? कक्षा है, यानी ये क्या है?क्षा है, यानी का अशा। फिर देखिए ये क्या है? ये आधा ता है, रा है, तो कहेंगे हम त्रा। फिर इसके बाद हम लोग जा है, इसको हम पढ़ते हैं ज्ञा। ये ज्ञा नहीं पढ़ेंगे इसको। देखो आधा जा है ना, और इसके बाद यहाँ है, तो हम क्या पढ़ेंगे? इसको जा पढ़ेंगे। यानी जो आधा जा और यहाँ यानी जा। तो हम जैसे पढ़ते हैं ना संज्ञा, तो इसको संज्ञा नहीं पढ़ेंगे, हमको ज्ञान नहीं उच्चारण करना है। जिन वर्णों से मिल करके ये बना है हमको वही उच्चारण करना है। तो देखो ये जा है और यहाँ है, तो हमको आधा जा बोलना है और यहाँ बोलना है, तो यानी हमारे मुख से जा का उच्चारण निकलना चाहिए। इसके बाद यहाँ का, अब सही हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। तो क्या हम पढ़ेंगे यहाँ पर? संज्ञा पढ़ेंगे, ना कि संज्ञा। तब हमारा सही होगा, यानी तब हम सही सही उच्चारण करना जानते हैं। अगर हम सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम आने वाले फ्यूचर, आने वाले भविष्य को कैसे हम बता पाएंगे? तो हमको जो है सही ढंग से क्या करना है? उच्चारण करना है। हमने पहले ही बता दिया, हिंदी में कोई भी चिन्ह अगर है, कोई भी अगर वर्ण है, तो जिस तरह से लिखा गया वो हमको उसी तरह से उसका उच्चारण करना है, तभी हम शुद्ध हिंदी बोल पाएंगे, तभी हम एक दूसरे को समझा पाएंगे। तो ये हमारे पास हो गए सब स्वर और व्यंजन अलग अलग तरीके से। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे ढंग से स्वर को और व्यंजन को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है इनके किस तरह से इनका उच्चारण स्थान होता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा वर्ण को बोला जाता है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कौन से समृद्ध होते हैं, कौन अर्धसमृद्ध होते हैं, कौन विवृत्त होते हैं, कौन अर्धविवृत्त होते हैं, और कौन से आगत स्वर होते हैं, कौन मध्य स्वर होते हैं, कौन पश्च स्वर होते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ण होते हैं जो अल्प प्राण होते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ण होते हैं जो महाप्राण होते हैं, ऐसे कौन से वर्ण होते हैं जो सघोष होते हैं, और ऐसे कौन से वर्ण होते हैं अघोष होते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसको जो है वो भी वर्णमाला से रिलेटेड रहेगी। इसके बाद हम मात्राओं को भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मात्रा होती है, संपूर्ण मात्राएं कितनी होती हैं, स्वर की कितनी मात्रा होती हैं, हम मात्रा पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, इसके बाद सघोष पढ़ेंगे, अघोष पढ़ेंगे, अल्प प्राण, महाप्राण, विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध, ये सब पढ़ेंगे। स्वर पढ़ेंगे, आगत स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। इन सब क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा। आई होप कि आप सारी चीज़ समझ पाए होंगे। जय हिंद। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।